नए शहरियत कानून यानी सीएए को हटाने की तजवीज केरल असेंबली से आज पास कर दी गई। इस दौरान सीएम पी विजयन ने कहा कि केरल में सेकुलरिज्म, यूनानियों, रोमन, अरबों की एक लंबी तारीख है। शुरुआत में ईसाई और मुसलमान केरल पहुंचे जो यहाँ की रिवायत को गले लगाया, इसीलिए अपनी रिवायत को हमें जिंदा रखना चाहिए। इस मौके पर सीएम पिनराई विजयन ने कहा कि वो ये साफ कर देना चाहते हैं कि केरल में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं बनेगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में नया शरीयत कानून पास हो चुका है। हालांकि मुसलमानों के साथ गरीब तबका इसको लेकर फिक्रमंद भी नजर आ रहा है, जिसे लेकर मुल्क भर में मुजाहरे हो रहे हैं। सीएए 2019 में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से हिंदू, सिख, पारसी, बुद्ध, जैन और ईसाई तबके को शहरियत देने की तजवीज़ है इस बिल के मुताबिक, जबकि मुसलमानों को इससे बाहर रखा गया है। सीएए के खिलाफ हो रहे एहतजाज के बाद यूपी पुलिस की कार्रवाइयों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के आज साथ साबिक सीएम अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर तुष्टीकरण की सियासत करने का इल्जाम लगाया है। सीएए का कानून संविधान के खिलाफ है, इससे सबको आपत्ति होगी। जो गरीब है, श्रमिक है, जो शहर में काम कर रहा है मजदूर, आप उससे कागजात मांगेंगे। एनपीआर लग जाने से रोजगार नौजवानों को मिल जाएगा? क्या धारा 144 बार लगाने से नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी? लोगों का ध्यान बैंकिंग पे न जाए, अर्थव्यवस्था खत्म पर न जाए, नौकरी रोजगार पे न जाए, इसलिए जानबूझ करके आप एनपीआर, एनआरसी और सीएए लाने का काम कर रहे हैं। सीएए के खिलाफ यूपी में कांग्रेस की बढ़ती दखलंदाजी के बीच आज अखिलेश यादव भी सड़कों पर नजर आए। तो यूपी पुलिस की ज्यादतियों के बाद मुतासिरीन के बीच जाने से रोकने पर भी सियासत जारी है। अपने साथ हुई बदअखलाकी से नाराज प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को भगवा की अहमियत बताई, तो बीजेपी ने प्रियंका पर उधार का टाइटल रखने का इल्जाम लगाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने योगी के वस्त्र धारण किए हैं। ये भगवा हिंदुस्तान की धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा का है। उस धर्म में रंज, हिंसा और बदले की भावना की कोई जगह नहीं है। मुझे लग रहा है कि जो लोग नकली नाम लगा करके घूम रहे हैं उनको भगवा में भी वैसे दिखाई पड़ रहा है। भगवा हमारे देश की आन है, भगवा हमारे देश की शान है। केवल रंग बदलने के लिए, भगवा करने के लिए, पता नहीं क्या है भगवा में, पीताम्बर रंग नहीं बोलोगे क्या? नया भगवा रंग, लेकिन देश का रंग तिरंगा ही रहेगा। आप नागरिकता किस आधार पे देना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मुसलमान को नागरिकता न मिले? कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रियंका के बयान के बाद सीएम दफ्तर की जानिब से आए ट्वीट में ऐसे लोगों पर सख्ती से निपटने की बात कही गई है। सीएम योगी के तलखंदाज पर अपोजिशन की दीगर जमातें भी हमलावर हो गई हैं। जब राज्य के मुखिया बदले वाली जुबान का इस्तेमाल करते हैं ना, तो बार बार मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को मैंडेट मिस्टर आदित्यनाथ जी के लिए नहीं था। ये व्यक्ति सिर्फ मत चला सकते हैं। भाजपा को सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के व्यापक हित में सामाजिक सौहार्द के मानकों पर इन्हें वापस गोरखपुर वाले मठ भेज देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को अपने अतीत को देखना पड़ेगा। गोरखपुर से लेके बहराइच तक लगातार माहौल बिगाड़ने की राजनीति वे करते रहे, और जब कार्रवाई होती थी तो पार्लियामेंट में भबक भग के रोते थे। उन्हें क्या याद नहीं है? हमें लगता है कि बदले की भावना से कार्रवाई करना ये राजनीति में उचित नहीं है। सत्ता आती जाती रहती है। कपड़े को लेके बयान दे रहे हैं। भगवा वस्त्र धारण कर लेने से कोई योगी नहीं बन जाता। योगी बनने के लिए मन से महान बनना पड़ता है। प्रियंका गांधी के बाद सीएए की मुखालफत की कमान संभाले अखिलेश यादव भी आज लखनऊ की सड़कों पर दिखे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर अवामी जरूरत से लोगों का ध्यान भटकाने का इल्जाम लगाया। तो इसके जवाब में बीजेपी ने सीएए की मुखालफत करने वालों के नजरिए पर ही सवाल उठा दिया। जो उत्तर प्रदेश में हुआ है, जितने लोगों की जान गई है, वो सच्चाई आप लोग भी जानते हैं। और पहले दिन ही समाजवादी पार्टी ने इस बात को कहा कि जिन लोगों की जान गई है वो निर्दोष लोग हैं, वो आंदोलन में शांतिपूर्ण ढंग से बात कह रहे थे, पुलिस की गोली से गए हैं। कम से कम अब साल का अंत हो गया है। जो आपने पाप किए हैं अभी तक, नए वर्ष में पाप की माफ़ी मांगे, और अगर पाप की माफ़ी नहीं मांग रहे हैं तो जनता उन पापों की सजा देगी। इन लोगों का देश भर में एक गठबंधन बना हुआ है, और इस देश में सीएए के नाम पर जो संबंधित नहीं है, ऐसा एनआरसी
और NPR ऐसे विषय को लाकर एक अफवाह फैलाने का, झूठे प्रचार करने का और कर रहे हैं। हुकूमत के फैसलों को लेकर अपोजिशन की नाराजगी का कोई पहला मामला नहीं है। जहां एहतजाज के दौरान इस बार पुरतशद्दुद मुजाहरे सवालों के घेरे में हैं, वहीं हुकूमत की तलखी के बाद पुलिस का गैर जानिबदाराना रवैया अपोजिशन को नया मुद्दा दे रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि हुकूमत अवामी ज़रूरतों से ज़्यादा शहरियत पर क्यों ध्यान दे रही है, जिससे मुसलमानों में फिक्रमंदी के साथ साथ अपोजिशन को भी मौका मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और CPM लीडर हन्नान मुल्लाह ने योगी और RSS पर यह कहकर निशाना साधा है कि आजकल का योगी अंदर से भोगी और बाहर से योगी है। हन्नान मुल्लाह ने इल्जाम लगाया है कि RSS तशद्दुद में यकीन रखती है। अब आजकल का योगी जो है वो हमारा पुराना ज़माना का जो योगी साधु संत जो जनता का श्रद्धा को आकर्षित करते थे, उससे गुणात्मक रूप से अलग है। ये बाहर से जोगी है या ज़्यादा अंदर से भोगी है, और ये भोग करने के लिए हिंसा का वातावरण आता है। जो भोग जिसके अंदर नहीं होता तो त्याग का बात सोचेगा, ये तो भोगी है, तो त्याग का भावना उसका अंदर कहाँ से आएगा? बदला का भाव नहीं आता है। और संभल में समाजवादी पार्टी के MP डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने एक बयान दिया है। उन्होंने CAA को लेकर हुए एहतजाज के दौरान लोगों की मौत पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि मुल्क भर में हुए एहतजाज के दौरान किसी पुलिस एहलकार या पुलिस अफसर की मौत तो नहीं हुई, सिर्फ एहतजाज करने वाले ही क्यों मारे गए। इस मौके पर मौजूद SP की विधान परिषद के रुकन राज्यपाल कश्यप ने भी CAA के दौरान भड़के तशद्दुद के लिए सीधे तौर पर पुलिस और BJP को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकारों और BJP के लोगों ने एहतजाजियों की भीड़ में शामिल होकर तशद्दुद किया। इस दौरान उन्होंने फसाद में मारे गए एहतजाजियों के अहले खाना को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देने का मुतालबा किया। पूरे हिंदुस्तान में एक पुलिस का आदमी नहीं मरा। हाँ। सही कह रहे हैं। नहीं मरा, कोई ऑफिसर या कोई भी पुलिस का आदमी नहीं मरा, पब्लिक के आदमी क्यों मरे? बीजेपी के सरकार पे कहीं पुलिस ने चलाई है, कहीं बीजेपी के लोगों ने चलाई है। वो देश में शांति व्यवस्था भंग करना चाहते, नहीं तो करोड़ों लोग निकले थे पूरे देश में। ये करोड़ों लोग दंगा करने नहीं निकले थे, लोकतंत्र में निहत थे लोग, अपनी जायज मांग लेकर और गांधीवादी तरीके से सड़क पे निकले थे। और उनको जिस तरीके से प्रशासन ने लाठियां बर्बरता से चलाई, गोलियां चलाई, अब बीजेपी के लोगों ने कई जगह बसें जलाई, प्रशासन ने बसें जलाई, ये प्रशासन बदनाम करना। PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर उत्तर प्रदेश में पाबंदी लगाने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सरकार की तरफ से PFI पर पाबंदी लगाई जाएगी। सरकार की तरफ से तजवीज़ लाकर इस तंजीम को बैन किया जाएगा। उन्होंने तशद्दुद में इस PFI के हाथ होने का इशारा दिया है। सिमी के लोग ही PFI में शामिल हुए थे, ऐसा भी कहा गया है, और उन्होंने ही रियासत में तशद्दुद फैलाया था। वहीं इससे पहले DGP हेडक्वार्टर ने रियासत के दाखिला महकमे को खत लिखकर PFI पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया था। से अवतार धारण किया और पूरे उपद्रव, पूरे अराजकता, पूरे आगजनी, पूरे बलवे के पीछे विशेष तौर से PFI का ही हाथ था, और उसकी जाँच के माध्यम से सच भी सामने आ रहा है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सिमी किसी भी रूप में अगर प्रकट होगा तो उसे कुचल दिया जाएगा। इस प्रदेश में, देश में किसी भी प्रकार का देशद्रोही आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसका प्रस्ताव चल रहा है और निश्चित तौर से ऐसे संगठनों को बढ़ने नहीं दिया जाएगा, उसे प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है, प्रतिबंधित किया जाएगा। नहीं, देखिए, गृह मंत्रालय का विषय है, उस पर जो भी होएगा उस पर वो निर्णय करेंगे, मगर उनका नाम आया है तो उस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। PFI को लेकर आपने लेटर लिखा है, क्योंकि PFI का एक बड़ा रोल निकला था, कुल 22 लोग करीब गिरफ्तार भी हुए हैं, और पहले से ही हिंसा मामले में PFI का रोल रहा था, तो आपने कुछ लेटर लिखा है? जी, हमने रिकमेंड किया है कि उसे बैन कर दिया जाए। सर, कह सकते हैं कि यूपी सरकार की तरफ से यूपी के DGP OP सिंह ने गृह विभाग को लेटर लिखा है, जिसमें ये कहा है कि PFI को पूरी तरह से बैन।
यूपी में हुए तशद्दुद में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम सामने आया है, जिसके बाद यूपी सरकार ने इस तंजीम पर पाबंदी आयद करने की बात कही है। इस मामले में दिल्ली में पीएफआई की सियासी यूनिट एसडीपीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तंजीम का दिफा किया। पीएफआई की जानिब से कहा गया है कि सरकार उन्हें टारगेट कर रही है, लेकिन उनके खिलाफ अगर पाबंदी लगाई जाती है तो वो कोर्ट जाएंगे। हालांकि यूपी से पहले पीएफआई पर झारखंड भी पाबंदी लगा चुका है। हमारे दिल्ली के नुमाइंदे शुएब रजा ने तंजीम के नायब सदर शरीफुद्दीन अहमद से बातचीत की। यूपी सरकार ने कहा है कि जो तशद्दुद या हिंसा उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों हुई, उसमें सीधे तौर पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ है, यानी कि पीएफआई का हाथ है और उस पर सरकार प्रतिबंध लगाने की सोच रही है। आज इसको लेकर दिल्ली में जो पीएफआई की पॉलिटिकल यूनिट है एसडीपीआई, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एसडीपीआई के उपाध्यक्ष हमारे साथ है शरीफुद्दीन साहब। शरीफुद्दीन साहब, मेरा पहला सवाल ये कि क्यों बार बार जहां भी तशद्दुद के वाकयात होते हैं, हिंसा होती है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम आता है? झारखंड के बाद यूपी सरकार आप पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। चूंकि आरएसएस पे 3 बार प्रतिबंध लग चुका है और वो ये जानते हैं कि कैडर बेस्ड पार्टी और मूवमेंट में बहुत ताकत होती है, और इस वक्त मुल्क में कैडर बेस्ड पार्टी और मूवमेंट के तौर पर एसडीपीआई बची है। और चूंकि वो जानते हैं कि पीएफआई का असर पूरे मुल्क में है और उसकी मुमकिनात ये है कि वो जो व्यवस्था परिवर्तन है, जो मनुवाद को और बहमीनवाद को पूरे मुल्क में थोप देना चाहती है आरएसएस और बीजेपी की सरकार, उसके खिलाफ अगर कोई बहुत बड़ी ताकत जो मुकाबला कर रही है वो एसडीपीआई है। इसलिए एसडीपीआई को पहले निशाने पे ले रहे हैं और झूठी कहानियां मुल्क में फैला रहे हैं। पुलिस के पास सबूत है। पुलिस क्योंकि ये कह रही है कि आपके कई लोग गिरफ्तार भी हुए, कार्यकर्ता जो लगातार पिछले कई महीनों से इस तरह की कोशिश कर रहे थे कि वहां हिंसा फैलाई जाए। ये जो प्रदर्शन हुए उसमें भड़काऊ चीजों का इस्तेमाल, बयान का इस्तेमाल हो, ये तमाम चीजें, पर्चे बांटे गए, ये पुलिस का दावा है और उसी को आधार बनाकर सरकार आपके खिलाफ एक्शन ले रही है। देखिए, अभी तो ये कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में साबित होगा, लेकिन जो चीजें उन्होंने हमारे पास से बरामद दिखाई हैं उसमें एक किताब है अयोध्या पॉन ऑन द पॉलिटिकल चेस, जिसका प्रीफेस जस्टिस पीवी सावंत साहब ने लिखा है, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं और एक्स चेयरमैन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है। और अगर ये किताब इलीगल है तो बाजार में क्यों अलाउ की गई? दूसरी बात ये है कि अगर इलीगल है तो उसमें पीवी सावंत साहब को भी गिरफ्तार करें क्योंकि वो उसमें साथ में है। तीसरी बात यह है कि अगर हमारी सामग्री जो वो बता रहे हैं वो प्ले कार्ड हैं जो हम पब्लिक डोमेन में हैं, उनको हम लेके प्रोटेस्ट करते हैं और उन मनारों में अगर कोई भी गलती है तो पहले उसी वक्त हमें गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। और जो एसडीपीआई का लिटरेचर है यानी हैंड बिल्स हैं, उनको जो पेश कर रहे हैं वो निहायत एक गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि उनमें कोई भी ऐसी कमी नहीं है। सब चीजें डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाली और पीपल्स मूवमेंट को बड़ा करने के लिए वो बनाई गई हैं। तो ये सब चीजें जब पुलिस की ये जो झूठ की कहानी गढ़ के जब कोर्ट के सामने आएगी तो कोर्ट में सब कुछ साफ हो जाएगी। अभी सिर्फ इसलिए कि वो पूरी तौर से यहाँ पर फेल हो गए हैं एक पब्लिक मूवमेंट के सामने और उन्होंने वायलेंस का सहारा लिया है, पुलिस का सहारा लिया है और पुलिस राज कायम कर लिया है। इसलिए किसी को बलि का बकरा बनाना है और डाइवर्ट करना है अटेंशन को, तो इसे कम्युनलाइज करना चाहते हैं। पहले भी इन्होंने इसको मुसलमान का एजुकेशन कहा और किस तरह से कपड़ों से पहचानो कहा, फिर बाद में कहा कि बदला लेंगे यानी मुसलमानों से बदला लेंगे। लेकिन अभी पूरी तौर से ये एक मूवमेंट, पूरी आवाम का मूवमेंट हो गया है, इसलिए घबरा गए हैं और इस मुल्क में फिर से एक कम्युनल डिवाइड पैदा करने के लिए पीएफआई यहाँ तक कह रही है कि सिमी जो एक प्रतिबंधित संगठन है, आतंकवादी संगठन है, जो उसी का चोला पहनकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया काम कर रही है पीएफआई, और इसलिए प्रतिबंध करना जरूरी है। और झारखंड का भी हवाला, केरल में जो तमाम चीजें उसका हवाला दिया जा रहा है। अभी तक किसी भी कोर्ट ने केरल के यही कहा है कि एज ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई का कोई रोल किसी भी घटना में एक्सीडेंट में नहीं पाया गया। झारखंड का मुकदमा जब हाई कोर्ट के सामने गया तो हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया बैन को और ये कहा कि बैन की कोई जरूरत नहीं है पीएफआई के खिलाफ। जो कमजोरों को सताने की वो ताकत लाए थे उसको पीएफआई मुकाबला कर रही है, इसलिए डरे हुए हैं। ये बीजेपी सरकार और आरएसएस पीएफआई से डरी हुई है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और क्योंकि यूपी से यही खबर है कि प्रतिबंध लगने वाला है पीएफआई पर, तो उसी को लेकर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें पीएफआई की तरफ से एसडीपीआई ने पक्ष रखा। जो पॉलिटिकल इकाई है पीएफआई के, उनकी तरफ से सरकार पर ही कई तरह के सवाल खड़े किए गए हैं।
इक्तिसादी बहरान में फंसी सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन होगा। एयर इंडिया से सरकार को हर दिन 20 से 26 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इसकी जानकारी आज मरकजी शहरी हवाबाजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने दी। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन के अलावा हमारे पास कोई मुतबादिल नहीं है। एयरलाइन पर करीब 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज है।